नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे और आपके YouTube चैनल कुछ नहीं से सुनने में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय के बारे में। और साथ ही मुझे भरोसा है कि आपने हमारे पहले वीडियो को, जो कि अध्याय 1 के ऊपर में, आपने उसे जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अभी के अभी जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप अध्याय 1 और 2 को अच्छी से समझ में ला सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 2 को। अध्याय 2 का सबक है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अध्याय 2 को हम 17 सवालों में हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम और आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और पहला सवाल है हमारा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैडी से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। तो जवाब में उनके डैडी कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सीख है अध्याय 2 से कि अमीर बनने के लिए पैसे बनाने की कला को सीखना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, माइक ने अपने डैडी से पूछा कि फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है। तो जवाब में रिच डैडी बोलते हैं कि शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि पैसा होने का मतलब ही अमीर होना होता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ऐसा नहीं है। आगे ऐसा वो क्यों बोलते हैं हम समझेंगे। तो हमारा जो तीसरा सवाल है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। तो इसमें जवाब आता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। दोस्तों, इससे एक चीज हमें समझ में आता है कि सीखने के लिए सबसे बेहतर है कि आप उस काम को कीजिए और करने के दौरान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीजों को सीखिए। हम बढ़ते हैं अब अपने चौथे सवाल की ओर। और चौथे सवाल से जाने से पहले थोड़ी बातें और है तीसरे सवाल में कि अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब कि समय पे सही डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हमें सीखने की जरूरत है। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। और हमारा जो चौथा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है। तो इस पे अमीर डैडी जवाब देते हैं कि इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। मतलब उनके अमीर डैडी के अनुसार जिंदगी जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन टीचर है। हम अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर वो आगे कहते हैं चौथे सवाल के जवाब में कि जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। इससे हमें यह समझना है कि हर हालत में हमें लड़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, तो हम जरूर जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। लेकिन उससे पहले चौथे सवाल में थोड़ी बातें और है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। बिल्कुल, खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है, तो हम इस समस्या को किस तरह सुलझा सकते हैं। तो बोलते हैं कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। बिल्कुल दोस्तों, जो अमीर क्लास के जो लोग होते हैं वो कभी पसीना नहीं बहा रहे होते, बहुत भाग दौड़ नहीं रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से कैसे काम निकालना है, पैसे को खुद के लिए कैसे काम करना है।
इसी में साथ में वो आगे बोलते हैं कि मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। तो पांचवें सवाल से हमें ये समझ में आता है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों जो हमें समझना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की ओर, और छठा सवाल है हमारा, तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? ये रॉबर्ट पूछते हैं अपने रिच डैडी से। तो जवाब में आता है कि हाँ बिल्कुल, अमीर डैडी ने ऐसा जवाब दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल है कि आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? ये रॉबर्ट पूछते हैं अपने रिच डैडी से। तो वो जवाब देते हैं नहीं, अमीर डैडी ने कहा सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। इसमें वो आगे कहते हैं कि टैक्स, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। फिर आगे वो कहते हैं कि अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते। अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा परंतु गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूँ परंतु वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ये बोलते हैं अमीर डैडी रॉबर्ट कियोसाकी के, तुम्हारे फादर से मैं ज्यादा कमाता हूँ फिर भी उनसे कम टैक्स चुकाता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा सातवां सवाल। तो इससे ये समझ में आता है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए ताकि टैक्स हमें कम से कम देना पड़े। और इसमें वो आगे भी कहते हैं कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जो कि सवाल संख्या 8। तो हम आते हैं अपने 8वें सवाल की ओर, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना, आखिर में कैसे हम बच सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि वे नौकरी की सुरक्षा के मुंह में फंसे रहते हैं, हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। ये है आज हमारे समाज में रह रहे 90% लोगों का सिनेरियो। अब हम आते हैं अपने 9वें सवाल। नौवां सवाल है हमारा कि आज हमारे समाज में मैक्सिमम लोग अपने आप की कीमत उन्होंने तय करके रखी है। लोगों की कीमत क्या है? तो उसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हम तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। तो इसमें रिच डैड से वो पूछते हैं कि किस तरह का पैटर्न बनता है। तो इसमें वो कहते हैं कि सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्चा बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को रिच डैड कहते हैं चूहा दौड़, रैट रेस जिसे हम बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल है हमारा कि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। ये पूछता है रिच डैड से वो कि क्या अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। तो इसमें वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। इसमें वो आगे बोलते हैं कि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद भी बढ़ गए हैं। वे इसी चिंता में घुले रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। मतलब दोस्तों कि अमीर बनना ही केवल एक सॉल्यूशन नहीं है। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल है कि क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? ये वो अपने अमीर डैडी से पूछते हैं। तो उसमें अमीर डैडी जवाब देते हैं नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। अमीर डैडी ने जवाब दिया पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। ये 11वां सवाल का जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की ओर कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में। तो उसमें वो जवाब देते हैं कि अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं आगे कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है। जब कोई आदमी ऐसा कहता है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा ना होने का डर।
अक्सर जब हम नौकरी के बारे में सोचते हैं तो 90% कंडीशन में ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें डर होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आगे वो उसमें कहते हैं कि परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती है। ये पूछता है रॉबर्ट अपने रिच डैडी से कि पैसे की तो जरूरत पड़ती है। तो इसमें वो फिर वो जवाब देते हैं कि अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या लंबे समय में सारे समस्याओं का इलाज नौकरी में है। इसमें वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 12वां सवाल। और इसमें जवाब में थोड़ी चीजें और आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। मतलब दोस्तों पैसों के बारे में नहीं सीखने के कारण ही लोग आज पैसों के पीछे मारे मारे भागते हैं। साथ ही इसमें वो आगे कहते हैं कि गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। बिल्कुल, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे से खुद के लिए कैसे काम कराया जाए। और साथ ही वो आगे कहते हैं कि ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यहाँ अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरह कहाँ ले जा रहा है। यहाँ तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसके नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। दोस्तों क्या होता है, जब कोई नौकरी करता है तो उस काम का जो बॉस होता है वो तो अपने सपनों को पूरा कर पाता है, लेकिन वो नौकरी करने वाला जो बंदा होता है वो शायद बहुत बार ऐसा होता है कि वो कहीं तक नहीं पहुंच पाता है। आगे वो कहते हैं इसी में कि आपके कहने का मतलब है, ये छोटा बच्चा अपने अम्मी डैडी को बोल रहा होता है कि आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है। ये माइक पूछता अपने अमीर डैडी से। तो जवाब में वो कहते हैं उनके अमीर डैडी कि हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है, यही जार है। तो बच्चा पूछता है कि इसकी काट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बोलते हैं कि डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। और साथ ही फिर वो आगे कहते हैं कि अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। साथ ही वो आगे इसमें थोड़ी बातें और जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है, अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं लिया तो डर और लालच तुम्हें फंसा सकती है। फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी को डरते डरते नहीं गुजारना चाहिए। अपने सपनों को पूरा ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीजें सुख दे सकती हैं। तो ये है दोस्तों इस सवाल का जवाब। आगे अगले सवाल में आते हैं कि तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है। ये जो लालच और ये जो अज्ञान है इन दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है। इसके जवाब में कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होगा। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। ये है इस सवाल का जवाब नंबर 13। तो हम आते हैं अपने
14 नंबर 14वें नंबर सवाल की ओर कि क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब क्या जो सामान का दाम बढ़ता है क्या वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसमें वो जवाब देते हैं रॉबर्ट के रिच डैडी कि अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। और इसी से दोस्तों आपको याद आया होगा कि जब स्वर्ण काल भारत में था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 200 सालों तक, उस समय भारत की जो टैक्स व्यवस्था थी वो बस महज 5% थी। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अच्छी तरह से चल रही सरकार और शिक्षित समाज में तो नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाए तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। ये है 14वें सवाल का जवाब। और इसमें फिर उनके डैडी आगे कहते हैं कि जो बिजनेस स्कूल होते हैं वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फिर वो इसी में आगे कहते हैं कि सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो, अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। ये 14 सवाल के जवाब में वो कह रहे होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा 14वां सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम बढ़ते अपने 15वें सवाल की कि विचारों के चुनने से क्या मतलब है। तो कहते हैं कि हाँ, इस विचार को चुनने कि हम क्या सोचेंगे बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है, इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज्यादा मेहनत करना है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, हो सकता है क्या हमारे पास। आगे वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह से घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं, और उनके ऊपर जो डर और लालच का जो एक हावीनेस होता है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। और साथ ही वो आगे कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने में आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी डर और जो लालच से बने हुए जो बिल होते हैं उसे कैसे चुकाया जाए। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था, सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। तो इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। तो दोस्तों ये हमारा 15वां सवाल, और हम अपने वीडियो के आखिरी में आ चुके हैं, जहाँ पे 2 सवाल और निचोड़ बाकी है। 16वां सवाल है। तो वो फिर माइक अपने डैडी से पूछता है कि दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है। तो डैडी उनके जवाब देते हैं कि मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। तो ये 16वें सवाल के जवाब में उनके डैडी कहते हैं, और आगे वो और इसमें कुछ बातें जोड़ते हैं कि अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लड़की गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। तो ये था दोस्तों 16वें सवाल का जवाब। अब हम आते हैं अपने 17वें, ये सवाल नहीं है, इस दूसरे अध्याय का निचोड़ है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है जो बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको इस पूरे अध्याय का निचोड़ समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा कमा लोगे।
तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी देख नहीं पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। डर और लालच तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। आगे वो कहते हैं कि माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई। माइक जो रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन के दोस्त थे। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिरी में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन और मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस समय पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे का इंतजार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल जाती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप, मतलब माइक और रॉबर्ट कियोसाकी की पार्टनरशिप, एक बार फिर से कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना लिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर के 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उसका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते 9.5 $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हमने अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय में हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसका सबक ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो जल्दी से चलिए हम एक बार वापस से देख लेते हैं कि इस अध्याय में हमने किन किन बातों पर चर्चा किया। सबसे पहली बात है कि अमीर बनने के लिए पैसे बनाने की कला सीखना होगा। दूसरी बात है, पैसे को लेकर डर और लालच से जीतना होगा। तीसरी बात है, नौकरी दीर्घकालीन समस्याओं का अल्पकालीन समाधान है। चौथी बात,
बस थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ते ही नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये उस गधे के आगे टंगी गाजर की तरह होती है। चौथी बात ये कि बस थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ते ही नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अन्य ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नौकरी उस गधे के आगे टंगी गाजर की तरह होती है। पांचवी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, और अगर मानसिक रूप से आप खुद को अमीर समझते हैं, अगर आप खुद को अमीर समझते हैं तो इसमें अगर आप खुद को अमीर समझते हैं तो आज से ही ये सीखना शुरू कीजिए कि पैसे के लिए खुद के लिए पांचवी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, और अगर मानसिक रूप से खुद को आप अमीर समझते हैं, अगर आप खुद को अमीर समझते हैं तो आज से ये सीखना शुरू कीजिए कि पैसे से खुद के लिए काम कैसे कराया जाए। छठी, जिंदगी के सबसे बड़े मायाजाल नौकरी से बचना है। सातवीं, टैक्स के बारे में सीखना है। तो दोस्तों इन मुख्य बातों पे आज के हमने इस दूसरे अध्याय में चर्चा की, और दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है, और बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से समझें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।